हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आप लोगों की जो हमारी फॉरेस्ट्री की क्लासेस चल रही थी उसमें आप लोगों को मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। जैसा कि आप लोगों के 5 चैप्टर्स आप लोगों के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से आज हम छठा चैप्टर पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आज हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो आपके पीछे यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सामने लिखा हुआ है आप लोगों के, है ना। और आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों की ये क्लासेस अपलोड मिलती, मतलब जो है आपकी लाइव रहती थी, है ना। कहने मतलब फॉरेस्ट्री की क्लास आपकी लाइव लगती थी, लेकिन कल कुछ नेटवर्क का इश्यू होने के कारण जो आपकी क्लास थी वो हटानी पड़ गई, ठीक है ना। लेकिन वो अगर क्लास चलती तो काफी अच्छे से चलती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग इसको अपलोड वीडियो में देख रहे हैं और मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं अपलोड वीडियो दे दूंगा इसकी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर आइए चलते हैं हम लोग, और हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से, बढ़िया से, विधिवत एकदम अच्छे से समझ लेंगे। ओके, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो चैप्टर है, वनों का पुनर्जनन। तो कैसे करेंगे हम लोग, प्राकृतिक एवं कृत्रिम तरीके से देखना है हम लोगों को। यह आपके चैप्टर का नेम है और इसको इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, अब देखिएगा ये पुनर्जनन होता क्या है, वनों का पुनर्जनन क्या है, हमको इसको एकदम अच्छे से समझना है और बिल्कुल क्लियरली समझ लेना है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जो वृक्ष होते हैं, है ना, जो वृक्ष होते हैं या जो वन फसल होती है ना, तो वे क्या करती हैं, एक निश्चित आयु के बाद में क्या होता है, उनकी जो वृद्धि करने की जो क्षमता होती है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि दर जो होती है, वो बिल्कुल कम हो जाती है और रुक जाती है, ठीक है ना। या फिर उनके उनमें जो है कुछ कीटों का आक्रमण, या जब रोगग्रस्त हो जाते हैं तो उससे भी क्या होता है, उनकी जब वृद्धि दर कम हो जाती है, ठीक है ना, और उससे एक ये इफेक्ट पड़ता है कि उनके मूल्य में कमी आ जाती है। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, उनका जो मूल्य होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है ना, जो कि एक समस्या वाली बात है। और जैसे कि आप लोग बता दें कि जो वृक्ष जो होते हैं वे अपनी जो पूरी आयु कर लेते हैं, उनकी जो आयु होती है जब पूरी हो जाती है तो वे क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, वे मृत हो जाते हैं। लेकिन जो वनविद है ना, वानिकी फसलों से जो है, वानिकी फसलों से अधिकतम लाभ कमाना चाहते हैं, अधिकतम उत्पादन चाहते हैं। तो जिससे क्या है कि उनके आकार को उतना नहीं बढ़ने देते हैं जितना कि जो है, जिससे क्या हो कि वो आकार ज्यादा बढ़ जाए और उससे क्या हो, उसका मूल्य कम हो जाए। तो उतना नहीं बढ़ने देते हैं, तो उससे अगर उतना नहीं बढ़ने देते हैं तो उससे काम ये रहता है कि उनके आकार या उनके आयु को ज्यादा न बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका पुनर्जनन करते हैं। क्या करते हैं, पुनर्जनन की आवश्यकता पड़ जाती है। और पुनर्जनन जिससे कि अधिकतम आयु, मतलब जो है अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो जो पुनर्जनन है वो पुनर्जनन क्या है, पुनर्जनन ये है कि जब प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधियों से क्या किया जाए, पुनर्जनन एकदम अच्छे समझ लीजिएगा। अब हम बता रहे हैं कि पुनर्जनन क्या है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधियों से जब क्या किया जाए, वन फसलों का जब नवीनीकरण किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। कहने का मतलब है किसी भी वृक्ष को जो है पुनर्जन्म देना या उसका नवीनीकरण करना, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, पुनर्जनन कहलाता है। अब आपका जो पुनर्जनन है, तो पुनर्जनन हमको यहाँ पर 2 तरीके से पढ़ना है। कहने का मतलब एक तो आपको प्राकृतिक पढ़ना है, दूसरा आपको कृत्रिम पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोगों की जो सबसे पहली हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग आप लोगों की क्या है, प्राकृतिक, कौन सा, प्राकृतिक पुनर्जनन। सबसे पहला आपका कौन सा है, प्राकृतिक पुनर्जनन, जिसको हम नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं। प्राकृतिक पुनर्जनन को क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं। ओके, अब देखिएगा ये क्या होता है, तो जो पुनर्जनन की जो विधि है ये, है ना, ये एक ऐसी विधि है जिससे क्या होता है, जिसमें कोई भी जो वन फसल होती है ना, कोई भी जो वन की फसल होती है तो उसका जो है नवीनीकरण स्वयं होता है। अर्थात प्राकृतिक विधियों से क्या होता है, बोए हुए जो बीज होते हैं, है ना, उन बीजों से क्या होता है, कॉपिस या मूल प्ररोग, है ना, मतलब कि जो है, जो उनका पुनर्जनन है वो क्या होता है, जो बोए हुए बीज होते हैं उनसे क्या होता है, या फिर उनसे या कॉपिस या मूल प्ररोह से होता है, ठीक है ना। देखिए यहां पर 2 नाम आ रहे हैं, कॉपिस
मूल प्ररोह। और मैंने आपको कॉपिस के बारे में पहले भी बताया है। तो जैसा कि जो कॉपिस होता है, जब वृक्षों को जमीन स्तर से काट दिया जाता है ना, तो जब उसकी जब पुनर्वृद्धि हो जाती है, जब उसकी पुनः उत्पत्ति हो जाती है, जब पुनः वो जन्म ले लेता है वृक्ष, तो वो आपका कॉपिस होता है। और मूल प्ररोह क्या होता है? मूल प्ररोह कहने का मतलब ये होता है कि काष्ठीय पादप की जड़ों से जब जो है क्या हो, जो है पुनर्जनन होता है ना। जब काष्ठीय पादप की जो है जब जड़ों से क्या होता है, कहने का मतलब जब काष्ठीय पादप की जड़ निकलती है, तो वो आपका मूल प्ररोह कहलाता है। मूल मतलब जो जड़ हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो बीज है हमारे, बीज से यहाँ पर बीज से होता है या कॉपिस से होता है या मूल प्ररोह से होता है आपका कौन सा पुनर्जनन? आपका प्राकृतिक पुनर्जनन, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग जो है बीज से, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन, ठीक है ना। बीज द्वारा प्राकृतिक, तो जैसा कि आप लोगों को बता देते हैं, बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन हम लोग कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 4 प्रकार से पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। और बीज की उत्पत्ति, पहला है बीज अंकुरण है, दूसरा बीज परिक्षेपण और तीसरा है क्या आपका? बीज तो आपका स्थापन, ठीक है ना। अब यहां से हम लोगों को इनके बारे में एक एक करके क्या है जो प्राकृतिक पुनर्जनन है अगर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, जहां पर जो वृक्ष खड़े जो वृक्ष हैं, तो उसमें सबसे उपयुक्त मात्रा में, सबसे मेन बात ये होती है कि उसमें उपयुक्त मात्रा में क्या हो? बीज की उत्पत्ति है। मेन बात यह है उपयुक्त मात्रा में बीज की उत्पत्ति होनी चाहिए, है ना। तो वो आपका जो है बीज की उत्पत्ति, कहने का मतलब ये है कि जो भी वृक्ष होते हैं वे जो है बीज की उत्पत्ति जरूर देने चाहिए, है ना। जो आपके बीज की उत्पत्ति अगर होगी तभी जो है प्राकृतिक पुनर्जनन उससे होता है, ठीक है ना। अब जैसा कि इनकी जो है उत्पत्ति सामान्यतः किन किन चीजों से होती है, तो जैसा कि जो वृक्ष की जो प्रजाति होती है, आकार जो होता है ना, और जो जलवायु होती है या कुछ अन्य बाह्य कारकों पर भी निर्भर करता है बीज की उत्पत्ति, ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोगों को बता दें तो कुछ आपके वृक्ष ऐसे हैं जो क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष बीज देते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे सागौन हो गया, शीशम हो गया, आपका बबूल हो गया। तो ऐसे कुछ वृक्ष हैं जो प्रत्येक वर्ष बीज देते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के पौधे मतलब जो है पेड़ होते हैं, है ना, ये देखिएगा कौन कौन से, जैसे जो देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया, ये क्या करते हैं, ये जो है बीज जो है कुछ वर्षों के अंतर से, इनमें जो है बीज की उत्पत्ति जो है कुछ वर्षों के अंतर से होती है। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा है बीज परिक्षेपण। तो बीज परिक्षेपण का मतलब क्या है? देखिएगा, वृक्षों में प्रचुर मात्रा में, है ना, वृक्षों में प्रचुर मात्रा में बीज उत्पन्न होने का जो लाभ है वो केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब वृक्षों में बीज जो है वो प्रचुर मात्रा में बीज उत्पन्न होने का जो लाभ है वो केवल तब प्राप्त हो सकता है जब बीज जो वृक्ष है, बीज वृक्ष से, है ना, बीज किसी साधन द्वारा चारों ओर क्या हो, चारों ओर फैले अथवा परिक्षेपित हो, फैले अथवा क्या हो, परिक्षेपित हो। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक है ना। तभी जो है वो आपका वो क्या कहलाता है, आपका बीज परिक्षेपण कहलाता है। और आप जो है बीज उपयुक्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आप बीज पा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जब बीज परिक्षेपण हो तभी, बीज परिक्षेपण मतलब क्या हो, वो चारों ओर जो है बीज क्या हो, वे फैले। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हमारा देखिएगा क्या है, बीज अंकुरण है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना। मतलब जो बीज है, बीज का अंकुरण, ठीक है ना। इसमें देखिए प्राकृतिक पुनर्जनन कैसे होता है। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों का, मेरा बात ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो वृक्ष से जो बीज गिरते हैं, तो जो वृक्ष से गिरने वाले जो बीज होते हैं उन सभी बीजों का अंकुरण नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो बीज अंकुरण के लिए कुछ कारक जो है निर्भर हैं, जो प्रभावित करते हैं, जो कुछ कारक हैं, है ना, उन चीजों पर कुछ निर्भर है हमारा बीज अंकुरण। देखिएगा, तो बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। वो कौन कौन से कारक हैं? आपके 2 कारक हैं, एक तो आंतरिक कारक है, दूसरा बाह्य कारक है ना। एक तो कौन सा, आंतरिक कारक, और दूसरा कौन सा है, बाह्य कारक। तो बीज के अंकुरण को 2 कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो आंतरिक कारक, आंतरिक कारक में देखिए
देखिए कौन कौन से हैं, जैसे जल की पारगम्यता, जल के लिए पारगम्यता। तो कहने का मतलब है अंकुरण के लिए बीजों का, है ना, जो अंकुरण है, अगर बीजों का अंकुरण होना है तो उसके लिए आर्द्रता का होना बहुत जरूरी है, नमी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल के लिए पारगम्यता, है ना, मतलब कहने का मतलब आर्द्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भ्रूण विकास, देखिए भ्रूण विकास कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए जिस टाइम पर जो भूमि पर बीज गिरता है, ठीक है ना, तो अगर उसके समय पर अगर उसके भ्रूण भ्रूण जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है, भ्रूण जो होता है, अगर वो पूर्ण रूप से उसका विकास अगर नहीं होता है ना, तो वो क्या होता है, जो बीज होता है अगर उसका जो है विकास नहीं होता है, वो विकसित नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो वो सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है ना, कहने का मतलब वो सुसुप्तावस्था में पड़ा रहता है, और तब तक के वो जो बीज होता है, मतलब उस बीज का जो है विकास नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना। अगर वो जो है स्टार्ट में जैसे जो बीज गिरता है तो उसका अगर भ्रूण जो है उसका पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है तो फिर वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। बात समझ रहे हैं ना। आइए अगला देखते हैं पॉइंट, उत्तर पक्वन। तो उत्तर पक्वन देखिए क्या होता है, जो उत्तर पक्वन है वो सामान्य तौर से क्या करता है कि सामान्य तौर से पकने पर, है ना, पकने पर तोड़ लिए जाने के लिए, है ना, जो तोड़ लिए जाने के बाद, है ना, बीजों जो कंदों, है ना, जो बीज होते हैं, जो कंद होते हैं, जो फल होते हैं, है ना, तो उनमें जैव रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं उत्तर पक्वन धारिता। तो अंकुरण धारिता देखिए क्या है, तो बीज की जो अंकुरित, है ना, अंकुरित बीज को अंकुरित होने के लिए संभावित क्षमता को जो है क्या करते हैं, जो संभावित क्षमता होती है वो अंकुरण क्षमता या फिर अंकुरण धारिता कहलाती है। जो संभावित जो क्षमता होती है उसके बीज के अंकुरण करने की जो संभावित क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है बीज की अंकुरण क्षमता या फिर धारिता कहते हैं। अगला आपका यहाँ पर भी अंकुरण क्षमता भी दिया है उसी के साथ में। तो अंकुरण क्षमता देखिए क्या होता है, वही बात होती है जो उसकी जो जितनी भी अंकुरण क्षमता होती है, अंकुरण क्षमता बीजों के लिए, है ना, जो दिए हुए जो नमूने होते हैं उनमें जो है समय का आकलन किए बिना, है ना, वास्तविक रूप में, है ना, अंकुरित होने वाले जो हमारे बीजों की जो प्रतिशत संख्या है उसको कहते हैं, है ना, अंकुरण क्षमता कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं, अंकुरण क्षमता, ठीक है ना। तो आपका जल के लिए पारगम्यता हो गया, भ्रूण विकास हो गया, उत्तर पक्वन हो गया, अंकुरण धारिता हो गया, अंकुरण क्षमता हो गया। अंकुरण ऊर्जा समझते हैं, देखिएगा क्या होता है। अंकुरण ऊर्जा होती है अनुकूलतम परिस्थितियों में, है ना, अनुकूलतम परिस्थितियों में किसी निश्चित अवधि, कोई भी निश्चित अवधि, जैसे मान लीजिए 7 दिन, मान लीजिए 7 दिन हो गए या 14 दिन मान लीजिए, तो उनमें अंकुरित होने वाले बीजों की, है ना, जो बीजों के जो प्रतिशत संख्या होती है उसको हम अनुकूलतम क्या कहते हैं, अंकुरण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरण ऊर्जा। अब बीज का आकार देखिएगा क्या होता है, तो पुनर्जनन, प्राकृतिक पुनर्जनन में बीज का आकार बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। बीज का आकार बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। प्राकृतिक पुनर्जनन में बीज का आकार बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए कुछ बारीक या छोटे जो बीज होते हैं, तो जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल के साथ क्या होते हैं, वे क्या होते हैं, वे जो है वे बह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो बीज का आकार भी जो है क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बीज के अंकुरण में। बात समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला है पादप प्रतिशत। तो देखिएगा पादप प्रतिशत क्या होता है, तो पादप प्रतिशत बीजों के लिए, है ना, एक नमूने में से उन बीजों को, है ना, जो प्रथम वृद्धि, है ना, जो प्रथम वृद्धि या ऋतु के अंत तक बिजौला में विकसित हो जाते हैं, है ना। बिजौला मतलब जो प्रथम वृद्धि, प्रथम वर्ष में जो वृद्धि हो जाती है उसको बिजौला कहते हैं, है ना। तो उसी में जब हो जाते हैं तो वो आपका जो है ना, तो उसकी जो प्रतिशत संख्या होती है उसकी प्रतिशत संख्या को हम क्या कहते हैं, पादप प्रतिशत कहते हैं, है ना, पादप प्रतिशत कहते हैं। इस प्रकार से ये कुछ आंतरिक कारक थे आपके प्रभावित करने वाले बीज के अंकुरण को। आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर बाह्य कारक लिखे हुए हैं कुछ। तो तापमान, कहने का मतलब है कि अंकुरण के लिए ताप होना, उचित ताप होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आर्द्रता, तो अंकुरण के लिए आर्द्रता मतलब नमी का भी होना बहुत ही अधिक जरूरी है। वायु, भैया अगर अंकुरण होना है तो ऑक्सीजन भी उचित मात्रा में जो है अंकुरण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात समझ रहे हैं ना।
प्रकाश। अब देखिएगा जब अंकुरण होना है तो प्रकाश मतलब जो प्रकाश है, जो लाइट है, सनलाइट है, वो भी जो है उचित मात्रा में मिलनी चाहिए। ये सब बाह्य कारक है आपके, ताप हो गया, आर्द्रता हो गई, वायु हो गया, प्रकाश हो गया। अब मृदा की दशा, कहने का मतलब बीज का अंकुरण होने के लिए मृदा की दशा कैसी है, किस प्रकार की मृदा है ना, ये भी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है बीज के अंकुरण के लिए। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला है आपका बीज सैया, या जिसको हम लोग बीज क्यारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज सैया या बीज क्यारी कहते हैं। तो जैसा कि आइए देखते हैं, बीज सैया पुनर्जनन दोनों प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो प्राकृतिक पुनर्जनन में देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बीज होता है जब क्या होता है, जब उस मृदा या तल है ना, जैसे मान लीजिए कि ये प्राकृतिक पुनर्जनन तब कहते हैं बीज क्यारी में, है ना, जो बीज क्यारी में उस मृदा या उस तल को कहते हैं जिस पर बीज गिरता है। कहने का मतलब है जो मृदा है या जो तल है, जब उस पर बीज गिरता है तो वो आपका वहां पर आपका बीज सैया कौन सी, प्राकृतिक पुनर्जनन के द्वारा वो बीज सैया होती है, बीज क्यारी होती है। लेकिन जो कृत्रिम बीज सैया होती है वो क्या होती है, कृत्रिम बीज सैया में या क्यारी में रोपड़ी कार्य में बीज बोने के लिए, है ना, जब तैयार, है ना, जैसे मान लीजिए जो तैयार किया गया जो भूखंड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है उसको हम कृत्रिम, है ना, उसको हम कृत्रिम बीज सैया कहते हैं। कृत्रिम बीज सैया, है ना, वो कृत्रिम तरीके से उसको तैयार किया जाता है भूखंड को। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ लिया, अंकुरण क्षमता, है ना, अंकुरण क्षमता के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है ना। अब एक हेडिंग ये जान लीजिए, बिजौला वर्ष। अभी आपकी आएगी बिजौला वर्ष के बारे में समझ लीजिए। देखिए बिजौला वर्ष क्या होता है, तो वह वर्ष एक ऐसा ये वर्ष है जिसमें एक प्रजाति प्रथम वर्षीय, है ना, प्रथम वर्षीय बिजौले प्रचुरता से उत्पन्न करती है ना। मतलब इसमें क्या होता है, जो पौधा होता है वो प्रथम वर्ष में ही क्या होता है, जब प्रथम वर्ष में ही प्रचुर मात्रा में जो क्या होता है जब उत्पन्न हो जाता है तो वो जो वर्ष होता है वो बिजौला वर्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बिजौला वर्ष कहलाता है। अब यहां से एक अगली हेडिंग है हमारे लोगों की, देखिएगा एक हेडिंग आप लोगों की है स्थापन, चौथी हेडिंग है आपकी स्थापन। लेकिन इस स्थापन में हम पढ़ेंगे बिजौला स्थापन। क्या पढ़ेंगे, क्योंकि तीन है आप लोगों की, जो बीज के हिसाब से हम लोग प्राकृतिक पुनर्जनन पढ़ रहे थे उसमें तीन चीजें आप लोग पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर स्थापन पढ़ना है तो उसमें हम बिजौला स्थापन पढ़ेंगे, है ना। बिजौला स्थापन देखिए क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को बता देते हैं कि कोई भी जो नई फसल होती है तो नई फसल के, है ना, प्राकृतिक अथवा, है ना, सहायता, कोई भी नई फसल को प्राकृतिक अथवा सहायता देकर होने वाले विकास की वह अवस्था, है ना, वह अवस्था जिसमें तरुण, है ना, तरुण पुनर्जनन सामान्य प्रतिकूल प्रभावों जैसे मान लीजिए सूखा या खरपतवार से सुरक्षित समझा जाता है ना, वो स्थापन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्थापन कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना, वो आपका क्या कहलाता है, स्थापन कहलाता है। अब देखिएगा जो बिजौला स्थापन है तो बिजौला स्थापन को प्रभावित करने वाले हम कुछ कारक देखेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो बिजौला स्थापन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे जड़ विकास, है ना, ये स्थापन को प्रभावित करता है, भूमि कारक स्थापन को प्रभावित करता है, प्रकाश प्रभावित करता है, कुछ अन्य जलवायु कारक होते हैं वे प्रभावित करते हैं, खरपतवार भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। आग एवं चराई का कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो जानवर होते हैं जब वो क्या करते हैं, जब घास को या खरपतवार को या जैसे मान लीजिए मैदान में जब चरने जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि जब वे चरते हैं तो एक बार जब वे चरते हैं तो वे वो उस चीज को चरकर वो काम खत्म कर देते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ बच जाता है ना, थोड़ा बहुत बचता है, तो वे अपने खुरों से क्या करते हैं, उसको मिट्टी में जो है दाबते चलते हैं, है ना, बिल्कुल दबाते हुए चलते हैं। तो वो मिट्टी में जब दब जाता है तो उससे भी क्या होता है, पुनर्जनन हो जाता है,
प्राकृतिक पुनर्जनन उससे हो जाता है, मिट्टी में वो जो है क्या होता है, दब जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब पानी टपकना भी प्रभावित करता है ना, और फसल की जो संरचना है वो भी प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिजौला स्थापन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों को इसके आगे पढ़ना है प्ररोह मरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्ररोह मरण। देखिएगा, प्ररोह मरण, इसको हम कहते हैं डाई बैक। क्या कहते हैं? डाई बैक। देखिए डाई बैक क्या होता है, तो कुछ प्रजातियां जो होती हैं तो उनमें बिजौला के लिए है ना प्ररोह कुछ प्रतिकूल कारकों के कारण है ना, प्रतिकूल कारकों के कारण आंशिक रूप से क्या होता है, आंशिक रूप से भूमितल तक पहुंचने से पहले ही वे मर जाते हैं, है ना। जो कुछ प्रजातियां होती हैं है ना, वे आंशिक कारणों से भूमितल तक पहुंचने में पहले ही मर जाती हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं वे जीवित रहती हैं, और ऐसी घटना को प्ररोह मरण कहते हैं, डाई बैक कहते हैं। बैक मतलब वापस आ जाते हैं, है ना, तो वो डाई बैक कहलाता है। अब देखिएगा, साल प्ररोह के बारंबार मरने के कारण जो है निम्नलिखित है। साल प्ररोह, कौन सा? साल प्ररोह। देखिएगा, इसके कॉलम शीर्ष आवरण तथा अपर्याप्त प्रकाश, ठीक है, और सघन खरपतवार, बिना सड़ी पत्ती, कार्बन डाइऑक्साइड का एकत्रित होना, ठीक है ना, और पानी टपकना, सूखा व चराई। तो ये आपके कुछ 7 से 8 प्रकार के कारण हैं जो साल प्ररोह के बारंबार मरने के कारण जो है निम्नलिखित है, ये है ना, ये कुछ कारण है साल प्ररोह के बारंबार मरने के, ये कुछ कारण है। बात समझ रहे ना। तो इस प्रकार से जैसा कि यहां तक आप लोगों का ये जो लेक्चर हमारा जो फॉरेस्ट्री का जो चल रहा था, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था वनों का पुनर्जनन, ठीक है ना, तो हम लोग प्राकृतिक पुनर्जनन पढ़ रहे हैं, और भी इसमें थोड़ा सा और कुछ बाकी रह गया है, तो वो आप लोगों को जब आगे जब हमारी जो अगली क्लास लगेगी तो वहां पर इसको हम बताएंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को इतना बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन होती है वीडियो की वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाया करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी लाइव क्लासेस भी आप लोगों को मिलती हैं 7:10 से, है ना, 7:10 से आप लोगों के इवनिंग में शाम को आप लोगों की लाइव क्लासेस चलती हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।